हेलो बच्चों, मैं गोपाल सर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल सर क्लासेस में। आज हम लेकर आए हैं क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 11th फिजिक्स में आज मैं स्टार्ट करने वाला हूं एक नया चैप्टर, एक न्यू टॉपिक के साथ। तो नए साल की शुरुआत थोड़ा सा लेट आया, मैं कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी, कुछ कारणों से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रहा था पिछले 1 वीक से, मगर मैं एक बार फिर से आ गया हूं और अब आपको जो वीडियोस हैं वो रेगुलर इंटरवल्स पर मिलते रहेंगे। तो तैयार हो जाइए मेरे साथ फिजिक्स की यात्रा के लिए, फिजिक्स को फील करने के लिए, फिजिक्स के साथ प्यार करने के लिए, फिजिक्स को अच्छे से समझने के लिए गोपाल सर के साथ में। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स और क्लास 11th फिजिक्स में आज मैं एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहा हूं जो कि मैंने बता दिया है। हमारे नए चैप्टर का नाम है गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन और आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से बोलना चाहता हूं कि नए साल की शुरुआत आप एक नए उत्साह, नए उमंग के साथ करें। पिछले साल में जो भी हुआ उन सारी चीजों को भूल जाइए। नए साल आप सभी के लिए बहुत अच्छा हो, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाओं के साथ मैं चाहता हूं कि नए साल में आपको बहुत ज्यादा सफलता मिले। आप जिस सोच, जिस टारगेट को लेकर पढ़ाई कर रहे हैं वो आपका लक्ष्य, आपका टारगेट पूरा हो। और हम गोपाल सर क्लासेस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको पूरा का पूरा हेल्प करने वाले हैं, पूरा सहयोग करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। आप चैनल सब्सक्राइब करेंगे, चैनल के साथ लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे, आपके पढ़ाई से संबंधित, आपके फिजिक्स जो क्लास 11 क्लास 12 के चैप्टर्स हैं उनके सारे अपडेट। साथ ही साथ मैं बहुत ही जल्द क्लास 11 क्लास 12 एनसीईआरटी मैथ्स के क्लासेस भी स्टार्ट करने वाला हूं। क्लास 9 10 के वीडियोस भी बहुत जल्द अपलोड होने वाले हैं। तो ये सारे के सारे फैसिलिटीज आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में चैनल सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाएंगे ताकि हर वीडियो के साथ आपको अपडेट मिलते रहें। तो चलिए, अब ये तो बातें हो गई। आप अपने फ्रेंड से, अपने दोस्तों के साथ, अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ में ये शेयर करना कि यहां आपको बहुत सारे अच्छे इंटरेस्टिंग वीडियो नए कॉन्सेप्ट में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की हम क्लास की बात करते हैं। क्लास 11th फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर होता है लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम। तो आज की क्लास में हम ये लेक्चर नंबर 1 है। गति के जो 3 नियम होते हैं उसमें से मैंने आज लिया है गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं कि ये जो जड़त्व का नियम है या गति का जो प्रथम नियम है उसे हम जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, आखिर में जड़त्व होता क्या है, ये इनर्शिया है वो आखिर में होता क्या है, जड़त्व क्या है, जड़त्व के प्रकार, कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझेंगे। साथ ही साथ हम गति के प्रथम नियम से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के साथ आज की क्लास में शेयर करने वाले हैं। तो चलिए अब लेट ना करते हुए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, क्लास को समझने के लिए, ठीक है, अब आपको शुरू से लेकर अंत तक तो हमारे साथ बना रहना होगा। ठीक है, आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीजें A to Z क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी बच्चों को बोलना चाहता हूं कि फिजिक्स जो है, हमने फर्स्ट चैप्टर में ही आप सभी बच्चों को बता दिया था, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जब तक आप उन चीजों को अपने जो डेली लाइफ है, जो हमारी रूटीन लाइफ है, वहां हम फील नहीं करेंगे, हम उनके बारे में नहीं सोचेंगे, तब तक हमको कोई भी चीज समझ में आने वाली नहीं है। बहुत ही मजेदार, इंटरेस्टिंग जो विषय होता है वो है फिजिक्स, मगर बात है फीलिंग्स की। जब तक हमको फीलिंग्स आनी शुरू नहीं होगी, हम उसके बारे में सोचेंगे नहीं, हम उसको महसूस नहीं करेंगे, हम उसके बारे में कल्पना नहीं करेंगे, तब तक चीजें हमको समझ में आने वाली नहीं हैं। तो थोड़ा सा पढ़ने का तरीका बदल दीजिए, सारी चीजों को अपने डेली लाइफ में, रूटीन लाइफ में लेकर चलिए। फिजिक्स आपको बहुत ही मजेदार लगने वाला है, सारी चीजें आपको A to Z बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको सारी चीजें बहुत ही हल्के फुल्के शब्दों में, आसान शब्दों में समझाने वाला हूं। तो क्लास की स्टार्टिंग हम करेंगे जड़त्व से।
इस क्लास की स्टार्टिंग करते हैं बेटा जड़त्व से। जड़त्व इंग्लिश में बोला जाता है इनर्शिया, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इनर्शिया बोलते हैं। तो आखिर में होता क्या है जड़त्व, तो देखिए मैंने परिभाषा यहां लगा के रखा हुआ है। क्या होता है, किसी वस्तु में अंतर्निहित वह गुण जिसके कारण वह सतही अपनी विराम अवस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है, उसे हम उस वस्तु का क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। यहां कुछ चीजें मैं आपको यहां मार्क करके बताना चाहता हूं। क्या बोलता है, किसी वस्तु का अंतर्निहित गुण, अंतर्निहित गुण मतलब उसके अंदर में जो गुण है, किसी वस्तु के अंदर में जो गुण है, कौन से गुण, अंतर्निहित गुण, कौन से गुण, वह अपनी विराम अवस्था बोलता है अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। यह तो हमको मालूम है कि कोई भी वस्तु जो है स्वतः ही अपने आप ही अपनी एक समान गति की अवस्था अथवा विराम की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है। आप जिस जगह पर बैठे होंगे वहां बहुत सारी वस्तुएं दिखाई दे रही होगी, टेबल रखा है, डेस्क रखा है, डेस्क के ऊपर में बुक्स रखे हैं, कॉपीज रखे हैं और भी बहुत सारी चीजें रखी हुई है। मान के चलो एक सिंपल सा पेन ही रखा हुआ है, उस पेन को या उस कॉपी को जब तक आप बल लगाकर उठाएंगे नहीं और दूसरी जगह पर नहीं ले जाएंगे तब तक वह स्वतः ही अपनी स्थिति परिवर्तन करने में क्या है, असमर्थ है। अगर किसी क्लासरूम में कोई टेबल रखा हुआ है वो उसी जगह पर तब तक रहेगा जब तक कि कोई उसको हटाकर एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेकर जाता है। यह वस्तु का गुण कहलाता है जड़त्व। ये सभी के अंदर रहता है, जब तक कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए कोई भी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता है। इस गुण को हम उसका क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। अब बहुत सिंपल सी चीज है, जड़त्व शब्द बना कहां से होगा, जड़त्व शब्द की उत्पत्ति आखिर हुई होगी तो कहां से हो गई, तो ये जड़ से बना है। जड़ समझते हैं आप सभी, एक पेड़ का जड़, एक पेड़, कोई भी पेड़ ले लीजिए, मालूम है जड़ जब मिट्टी के अंदर जाती है तो मिट्टी को जड़ बहुत तेजी से पकड़ता है, बहुत शक्तिशाली रूप से पकड़ता है। आप ये भी बोल सकते हैं कि मिट्टी जड़ को पकड़ती है या जड़ मिट्टी को पकड़ती है, दोनों चीजें सिमिलर होती हैं। तो बहुत तेजी से आप अपने घर में किसी भी पेड़ को उखाड़ कर देखेंगे, उखड़ेगा नहीं। अगर बहुत छोटा पेड़ रहेगा तब की बात अलग है, अगर पकड़ अच्छी नहीं है, मगर अधिकांशतः देखना पेड़ उखड़ेगा नहीं। तो जड़ वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकता, और यहीं से बनता है बेटा जड़त्व। तो जड़त्व से हमको एक चीज समझ में आती है, कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। कब तक, जब तक कि हम उस पर कोई बाह्य बल ना लगाएं तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये पहली चीज। अब आगे हम बढ़ेंगे बेटा आज की क्लास में, जड़त्व की माप, कैसे हम किसी वस्तु के जड़त्व को मापेंगे कि किसी वस्तु में जड़त्व कितना है, जड़त्व कम है कि जड़त्व ज्यादा है, हम कैसे देख सकते हैं, हम किस प्रकार से हम देखेंगे कि किसी वस्तु का जड़त्व कितना है। तो जड़त्व की माप, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो रहता है उसके जड़त्व की माप होती है। कोई वस्तु है उसका जो द्रव्यमान होता है वही उसकी जड़त्व की क्या करता है, माप करती है। अगर आपको बोला जाएगा दो वस्तु दिखाकर कि कौन सी वस्तु का जड़त्व अधिक है, कौन सी वस्तु का जड़त्व कम है, तो आप उनके द्रव्यमान से यह जान सकते हैं कि किस वस्तु का जड़त्व अधिक है, किस वस्तु का जड़त्व क्या है बेटा, कम है। तो जड़त्व की माप करने की जरूरत होती है, और आज हम यही चीज आपको सिखाने वाले हैं। देखिए मैंने एक डायग्राम लेकर रखा हुआ है, एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा एक हाथी को देख रहा है, ठीक है, स्टैंडिंग पोजीशन पर है, हाथी को देख रहे हैं। अब देखो ये बच्चा किसका बच्चा है, किसी आदमी का बच्चा है, ठीक है, ह्यूमन, ठीक है। तो दोनों में से जड़त्व किसमें अधिक होगा, मालूम है बच्चे का द्रव्यमान कम है और हाथी का द्रव्यमान बच्चे की तुलना में बहुत अधिक है। तो जनरल सी बात होगी, सामान्य सी बात होगी बेटा कि हाथी का द्रव्यमान जो रहेगा वो कैसा होगा, अधिक होगा। हाथी का द्रव्यमान कैसा होगा, अधिक होगा। किसकी तुलना में, बच्चे की तुलना में। तो हम बोल सकते हैं कि हाथी में जड़त्व अधिक होगा एक बच्चे की तुलना में, और रीजन एक ही है कि हाथी का जो द्रव्यमान है, उसका जो मास है वो कैसा है, ग्रेटर देन है, किसकी तुलना में,
वो जो बच्चा है, जो चिल्ड्रन है, उसकी तुलना में। तो इससे एक चीज समझ में आती है कि जड़त्व की माप कौन करता है बेटा? द्रव्यमान करता है। और जिस वस्तु में द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा। मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तु जिसमें जड़त्व अधिक है, हम आसानी से उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते, चाहे वह वस्तु स्थिर अवस्था में हो, चाहे वह गतिशील अवस्था में हो। ओके, अब एक और एग्जाम्पल मैंने लेकर रखा है। देखिए, आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, एक कार दिखाई दे रही है और एक ट्रक दिखाई दे रही है। अब आप बताएंगे कि कार और ट्रक में किसमें जड़त्व अधिक होगा? कार का द्रव्यमान कम है, ट्रक बहुत बड़ी भारी दिखाई दे रही है, इसका द्रव्यमान क्या होगा बेटा? अधिक होगा। तो जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसमें जड़त्व का मान अधिक होगा, और जिसका द्रव्यमान कम होगा उसमें जड़त्व का मान क्या होगा? कम होगा। तो यहां हम बोल सकते हैं कि कार की तुलना में ट्रक का जड़त्व अधिक है। क्यों? क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है और कार का द्रव्यमान कम है। एक छोटा सा एग्जांपल, अगर आपको बोला जाए कि आप पुश कीजिए, एक कार रख दिया जाएगा, एक ट्रक रख दिया जाएगा, बोलेगा स्टैंडिंग पोजीशन में है, उसको पुश करो, मतलब उसको स्थिर अवस्था से गति की अवस्था में लेकर आओ, धक्का लगाओ। तो आपको धक्का लगाने के लिए बल की अधिक आवश्यकता कहां पड़ेगी? ट्रक में। किसकी तुलना में? कार की तुलना में। कार को तो हो सकता है आप धक्का भी लगा दो, थोड़ा बहुत इधर उधर खिसका दो, मगर ट्रक को खिसका सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है, मतलब उसका जड़त्व अधिक है। और अगर जड़त्व का मान अधिक है, ठीक है, तो हम आसानी से उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये तो मैंने एग्जांपल बताया बेटा कि अगर वह स्थिर अवस्था में है तब की बात, मगर हम देखें कि वह गतिशील अवस्था में है, जैसे कार है, ट्रक है, तो किसमें हमको अधिक बल आरोपित करना पड़ेगा उसको विराम की अवस्था में लाने में, उसकी स्थिति परिवर्तन करने में? ट्रक में कि कार में? किसमें? ट्रक में। क्यों? क्योंकि ट्रक का जड़त्व अधिक है, वो अगर गति की अवस्था में है तो हमको अधिक बल आरोपित करना पड़ेगा। इसका अर्थ यही होता है कि जो ट्रक का जो ब्रेकिंग सिस्टम होगा वो ज्यादा कैसा होगा? अच्छा होगा, प्रभावी होगा। किसकी तुलना में? कार की तुलना में, क्योंकि ट्रक में हमको अधिक बल लगाना पड़ेगा। किसको? ट्रक को रोकने के लिए। किसकी तुलना में बेटा? कार की तुलना में। तो यहां से हमको जड़त्व समझ में आ जाता है कि जड़त्व कोई वस्तु का वह गुण होता है जो उसके अंदर होता है। अगर वह स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी, अगर वह गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और जड़त्व की माप उसके द्रव्यमान से होती है। जिस वस्तु का द्रव्यमान अधिक होगा उसमें जड़त्व अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कैसा होगा बेटा? कम होगा, उसका जड़त्व भी क्या होगा? कम होगा। इस तरीके से हम आसानी से समझ सकते हैं यहां। ओके, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट जो लेकर चल रहा हूं, अब हम यहां से समझेंगे बेटा जड़त्व के कुछ प्रकार हैं हमारे पास में। ठीक है, जड़त्व के कुछ प्रकार है, कुछ जड़त्व के टाइप्स हैं, वो हमको देखना है। एक एक करके हम देखते जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं विराम का जड़त्व, फिर गति का जड़त्व, तीसरे नंबर में दिशा का जड़त्व। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन प्रकार के क्या होते हैं? जड़त्व होते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेकर हम इन तीनों जड़त्व को समझेंगे। तो जड़त्व के तीन प्रकार आपको दिखाई दे रहे हैं, आप नोट डाउन कर सकते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सबसे पहला विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड, गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। और थर्ड है बेटा दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये तीन प्रकार के जड़त्व रहते हैं। चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि आखिर में होता क्या है ये चीजें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा विराम के जड़त्व की। किसकी बात करते हैं हम? विराम के जड़त्व की बात करेंगे। तो देखिए मैंने यहां परिभाषा लिखा हुआ है विराम के जड़त्व की। तो किसी वस्तु का वह गुण बोलता है जिसके कारण वह स्वतः ही अपनी स्थिति में परिवर्तन करने में, कौन सी स्थिति में? विराम की स्थिति में परिवर्तन करने में क्या होती है? असमर्थ होती है। वह विराम का क्या कहलाता है बेटा? जड़त्व। मतलब यह है कि कोई वस्तु अगर रेस्ट पोजीशन में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, वह स्वयं से अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर सकती। जैसे हमारे जो स्टडी रूम में है उसमें रखा हुआ टेबल और डेस्क, या उस पर रखा हुआ कोई बुक या कॉपी, जब तक हम उसको हटाएंगे नहीं तब तक उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा। तो यही चीज कहलाता है बेटा विराम का जड़त्व। अब कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं विराम के जड़त्व को। ये ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, मैंने शुरू से बोला है, फिजिक्स, फीलिंग्स लाना जरूरी है। आपको अपने रूटीन लाइफ के कुछ एग्जाम्पल्स समझना जरूरी है, क्योंकि हमारी पूरी जिंदगी है वो फिजिक्स ही है।
ठीक है, जितनी चीजें हम डेली लाइफ में करते हैं, सोते उठते खाते पीते बोलते हुए भी, यहां तक सुनते हुए भी, सारी की सारी चीजों में फिजिक्स है। जब आपको फिजिक्स समझ में आने लगेगा तब आपको अनुभव होगा कि सारी की सारी चीजों में फिजिक्स लगता है, और ये जो हमारी जो फिजिकल लाइफ है वही फिजिक्स के सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो देखिए हमारे पास में जो एग्जाम्पल हमने लिया है, सबसे फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल क्या बोलता है बेटा, जो सबसे फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल यहां पर मैंने लिया हुआ है, वहां बोलता है कि बस के एकाएक चलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिर जाता है। अगर कोई बस एकाएक चलने लगेगी तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति किधर गिर जाता है, बोलता है पीछे की ओर गिर जाता है। तो देखो एक्चुअल में होता क्यों पीछे की ओर चलता है। अब बस स्टेशनरी पोजीशन में है, स्थिर अवस्था में, चलने के पहले। बस कौन सी पोजीशन में है, चलने के पहले। और बस में कोई यात्री बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है, दोनों चीजें मैं एग्जांपल लेके चलता हूं कि यात्री हो सकता है बैठा हुआ होगा, सीट मिलेगा भाई तो क्यों नहीं बैठेगा, बैठा हुआ होगा, अगर सीट नहीं मिला रहता है तो खड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो यहां मैं दोनों एग्जांपल से लेके चलता हूं। तो देखिए आप लोग खुद अनुभव करना, आपने भी बस में बहुत यात्रा किया होगा, ठीक है, तो कैसे होता है बेटा, स्वयं अनुभव करना इस चीज को। अब ये व्यक्ति खड़ा हुआ है तो कौन सा उसके शरीर का भाग बस के संपर्क में रहेगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई भी यात्री बस में खड़ा हुआ है तो उसके जो दोनों के दोनों जो पैर होंगे, जो उनकी टांगे होंगी, वो पैर किसके संपर्क में होगा, सीधे प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली बस के कनेक्ट में रहेगा। और अगर बैठा होगा किसी चेयर में, सीट में बैठा होगा, तो उसके कमर के नीचे का पूरा हिस्सा बस के साथ में क्या रहेगा बेटा, संपर्क में रहेगा। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब देखो बस पहली स्थिति क्या है, स्थिर अवस्था में है, और बस के साथ जो व्यक्ति खड़ा है उसके पैर और जो व्यक्ति बैठा है उसके कमर के नीचे का हिस्सा क्या है, संपर्क में है। मतलब ये कैसी अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है। अब बस एकाएक चालू हो जाती है, चलने की स्थिति में आ जाती है। तो जैसे ही बस चलेगी, बस अब स्थिर अवस्था से कौन सी अवस्था में आ गई, गति की अवस्था में आ गई। और बस के साथ साथ ही वो व्यक्ति जिनके पैर बस के संपर्क में थे, उसके कनेक्शन में थे, वो भी क्या हो जाएंगे, गति की अवस्था में आ जाएंगे। तो किसी खड़े हुए व्यक्ति का पैर बस के साथ गति की अवस्था में आ जाएगा, मगर उसके पहले व्यक्ति कैसे था, विराम की अवस्था में था। तो कमर के जो ऊपर का हिस्सा है वो विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही बना रहेगा। अब आप खुद ही सोचिए कि अगर किसी व्यक्ति के दोनों पैर आगे चले जाएं तो बाकी का जो शरीर है वो किधर जाएगा, वो किधर जाएगा बेटा, पीछे की ओर। वो किधर जाएगा, पीछे की ओर, और व्यक्ति पीछे की ओर गिर जाएगा। ठीक वही चीज किसी बैठे हुए यात्री के लिए भी लागू होती है। जब यात्री बस के साथ आगे बढ़ता है तो उसके कमर के नीचे का हिस्सा जो रहता है वो गतिशील हो जाता है, मगर कमर के ऊपर का हिस्सा विराम के जड़त्व के कारण विराम में ही बना रहता है। और वो जब बस आगे चलती है तो कमर के नीचे का हिस्सा आगे की ओर मूव होता है, गति करता है, और बाकी जो ऊपर का हिस्सा रहता है वो किधर चला जाता है बेटा, पीछे की ओर चला जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे हम कहीं पर फिसल जाते हैं, फिसलने से क्या होता है, हमारा पैर आगे निकल जाता है और बाकी हमारा जो शरीर रहता है वो किधर चला जाता है बेटा, पीछे की ओर चला जाता है। कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरह से जाता है, ये पैर हमारा आगे और जो बाकी सर है वो पीछे चला जाता है। तो इस तरीके से व्यक्ति क्या हो जाता है, पीछे की ओर गिर जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, किसके लिए, विराम के जड़त्व के लिए। तो किस कारण पीछे गिरा, विराम के जड़त्व के कारण। अब एक और एग्जाम्पल जो आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। ये बस वाला भी, जब भी आप बस में बैठेंगे तो अनुभव करके देखना, होता है बस में ही क्यों, बाइक में देख लीजिए। आप बाइक चलाते हैं, सभी बच्चे आजकल स्कूटी चलाते हैं, लड़कियां, और जो हमारे लड़के हैं उन लोग बाइक चलाते हैं। बहुत प्रकार के बाइक्स आते हैं, सुपर बाइक्स आते हैं, स्पोर्ट्स बाइक्स आते हैं, ठीक है। सारे बच्चे बाइक्स आजकल चलाते हैं, क्लास 11-12 तक के बच्चे अधिकांशतः चलाते हैं। तो देखो एक्चुअल में होता क्या, जब हम अचानक से, ठीक है, बाइक स्टार्ट करते हैं और एक्सीलेटर बढ़ा देते हैं तो हमारा जो गाड़ी रहता है वो आगे सुई से क्या हो जाता है बेटा, आगे की ओर जाता है, और जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति रहता है वो पीछे की ओर क्या हो जाता है, गिरने लगता है, या पीछे की ओर क्या हो जाता है बेटा, झुक जाता है। ये चीजें आपने अपने डेली लाइफ में देखी होगी, सेम यही चीजें होती है बस में, ठीक है। अब यदि गिलास के मुंह पर कार्ड रखकर उस पर सिक्का रखा जाए और कार्ड को तेजी से उंगली से धक्का दिया जाए या कार्ड को तेजी से खींचा जाए
तो क्या होता है बोलता है, वह सिक्का गिलास में गिर जाता है। ये एक्सपेरिमेंट आप अपने घर में करके देखिएगा। एक गिलास लीजिएगा, गिलास में पानी ले लीजिएगा, उसको एक कार्डबोर्ड से, एक छोटे से जो कार्डबोर्ड का टुकड़ा रहता है या छोटा सा कोई भी आपके पास में क्या रहेगा, कोई भी पेपर रहेगा या खड्डा रहेगा, थोड़ा सा मोटा पेपर रहेगा, उससे ढक देना। ऊपर में एक सिक्का रखना, एक कॉइन लीजिएगा, ऊपर में क्या लेना बेटा, एक कॉइन लेना, और फिर उस कार्ड को तेजी से उंगली से धक्का मारना आगे की ओर, या फिर पकड़कर बेटा पीछे की ओर तेजी से खींचना। क्या होगा, कार्ड मोशन में आ जाएगा, गति की अवस्था में, मगर सिक्का कौन सी पोजीशन में था, वो स्थिर अवस्था में था, और विराम के जड़त्व के कारण वो किधर चला जाएगा बेटा, वो गिलास के अंदर गिर जाएगा। तो ये भी उसको क्या होना चाहिए था, एक्चुअल में होना क्या चाहिए था, हमारा दिमाग ये बोलता है कि सिक्के को किसके साथ में, कार्ड के साथ में आगे या पीछे की ओर जाना था। अगर पीछे खींचते हैं तो पीछे चला जाना था, अगर आगे धक्का देते हैं तो आगे चला जाना था। मगर उस सिक्के में चूंकि विराम का जड़त्व था, इसी कारण से वो सिक्का आगे पीछे ना होकर उसी जगह पर, उसी पोजीशन पर नीचे गिर जाता है। कहां, गिलास के अंदर। तो ये क्रिया होती है विराम के जड़त्व के कारण। ये सारी चीजें आप अनुभव करते रहिए डेली लाइफ में, ये सारी चीजें आप कर करके देखते रहिए, और जब भी करें एक बार गोपाल सर को जरूर याद करें कि सर ने ये हमको बताया था और हम ये प्रयोग कर रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होगी तो हम उसके लिए हैं, आप बताएंगे, हम आपको करके दिखाएंगे कि इस तरह से प्रैक्टिकल्स होते हैं। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बात करेंगे गति का जड़त्व। जैसे विराम का जड़त्व था उसी प्रकार से गति का जड़त्व। तो देखिए गति के जड़त्व में हमने यहां परिभाषा लिखी हुई है। एक्चुअल में क्या लिखा है कि किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपने एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में क्या होती है, असमर्थ होती है, गति का क्या कहते हैं बेटा, जड़त्व कहते हैं। मतलब वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपने आप ही अपनी गति की, एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, वो क्या कहलाता है, गति का जड़त्व। सेम वैसी है, वहां विराम था, यहां क्या गया बेटा, गति। अब कुछ एग्जाम्पल की सहायता से हम इसको भी समझेंगे, ठीक है। अब चलती हुई बस को एकाएक रोकने पर उसमें बैठा यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ठीक है। अब देखो विराम के जस्ट अपोजिट हो रहा है। अब बस कौन सी पोजीशन पर है, गति की अवस्था में है, बस जो है वो मोशन में है। अब चलती हुई बस में अचानक से ब्रेक लगाया जाएगा। अचानक से क्या लगाया जाएगा बेटा, ब्रेक लगाया जाता है, ब्रेक अप्लाई किया जाता है, अचानक से रोका जाता है। तो उसमें बैठा यात्री होता है या खड़ा यात्री होता है, वो किधर गिरता है। अगर कोई यात्री खड़ा रहेगा तो वो आगे की ओर गिर जाएगा, या कोई यात्री जो बैठा हुआ है वो सामने की ओर क्या हो जाता है, झुक जाता है, ठीक है। ये भी हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, कई बार हमारी डेली लाइफ में होता है। अक्सर देखना बस में बैठे रहेंगे, अचानक ब्रेक लगती है, हमारा सर सामने वाली सीट पर जाकर टकराता है, ठीक है। या कार वगैरह में भी ये चीज होती है। क्यों, रीजन, फिर से एक बार रीजन मैं आपको समझा रहा हूं, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा सभी बच्चे लोग। क्या होता है देखिए, एक्चुअल में जब बस मोशन में रहता है तो बस के साथ, फिर से वही चीज, अगर हम खड़े हैं तो हमारे दोनों के दोनों पैर बस के साथ संपर्क में रहेंगे और बस के साथ गति करते रहेंगे। और वैसे ही अगर हम बैठे हुए हैं तो हमारे कमर के नीचे का भाग जो रहेगा वो क्या रहेगा, बस के साथ संपर्क में रहेगा, और हमारा शरीर गति की अवस्था में, बस गति कर रही है, हमारा शरीर भी क्या करते रहेगा, गति करते रहेगा, ठीक है। और जैसे ही ब्रेक अप्लाई किया जाएगा बस तुरंत रुक जाएगी, बस क्या हो जाएगी, तुरंत रुक जाएगी। हमारे पैर कैसे आ जाएंगे बेटा, विराम की अवस्था में आ जाएंगे। वैसे ही अगर हम बैठे हैं तो हमारे कमर के नीचे का जो पोर्शन है, जो हिस्सा है, वो भी विराम की अवस्था में आ जाएगा। मगर गति के जड़त्व के कारण कमर के ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो रुक नहीं पाता, वो गति किधर करेगा, गति सामने की ओर, जिस दिशा में बस चल रही होगी उसी दिशा में क्या हो जाएगा, जाकर झुक जाएगा हमारा शरीर, या हम उस दिशा की ओर क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। अगर बैठे हैं तब भी, बैठे तो हमारे कमर के ऊपर का हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, गति में रहेगा, वो सामने की ओर जाना चाहेगा, वो शरीर हमारा सामने की ओर झुक जाएगा। अगर हम खड़े तो हम सामने की ओर क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। ये होता है गति के जड़त्व के कारण, ठीक है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हमने आपको बता दिया। अब आ रहे एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल पर, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम अपने डेली लाइफ में, बार बार ये शब्द बोल रहा हूं, अब हर एग्जाम्पल में आपको आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई चीजों के साथ में समझाने वाला हूं। अब क्योंकि फिजिक्स है, साइंस हमारी जो डेली लाइफ में घटनाएं होती है उन्हीं पर आधारित साइंस क्या कहलाता है बेटा, फिजिक्स कहलाता है। तो चीजों को सीखिए, समझिए और अपने जीवन पर उन्हें अप्लाई कीजिए, उन्हें लगाइए, ताकि आप एक अच्छे नागरिक बन सके, एक अच्छे इंसान बन सके। ऐसे इंसान जो पढ़े लिखे इंसान है वो बन सके, क्योंकि पढ़ा लिखा वही होता है जो अपने पढ़ी हुई चीजों को अपनी जिंदगी में क्या कर सकता है बेटा, अप्लाई कर सकता है, लगा सकता है, उन सिद्धांतों का
पालन अपनी जिंदगी जीने के लिए कर सकता है। पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई जो है, हमारी जो स्टडी है, उससे कहीं आगे हमारी जिंदगी में हमारे साथ आनी चाहिए। इसी के लिए बोलते हैं पुराने समय के लोग जो थोड़े से कम पढ़े लिखे थे या थोड़े कम क्लास पढ़े, वो भी आज हमसे ज्यादा क्या होते हैं, समझदार होते हैं। हम अपने घर में हमारे दादा दादी नाना नानी को देख सकते हैं, बहुत कम तक पढ़ाई किया है। उनके अगर डिग्री देखा जाए तो उनके पास वो डिग्री नहीं है, मगर समझ हमसे ज्यादा है। जो उनके सोचने का तरीका है, जो समझने का तरीका है, जो कैलकुलेशन करने का तरीका है, वो हमसे कहीं बेटर है, क्योंकि उन्होंने उन चीजों को अपनी जिंदगी में गढ़ा है। तो ऐसा ही एक सेम एग्जांपल मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर चल रहा हूं, जो आपको अपनी डेली लाइफ में क्या करना है, उसको फॉलो करना है, उसको लगाना है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है बेटा जो हमारी जिंदगी का सवाल होता है, जो हमारी जिंदगी को बचा सकता है। देखिए, हम लोग न्यूज़पेपर में अक्सर एक घटना पढ़ते हैं कि चलती हुई बस से या चलती हुई ट्रेन से उतरते वक्त कोई व्यक्ति घायल हो गया या किसी व्यक्ति का हाथ पैर टूट गया या कट गया। ये चीज हम अक्सर न्यूज में पढ़ते हैं, अक्सर न्यूज में देखेंगे, पेपर में देखेंगे, तो ये लाइंस हमको दिखाई देती है कि चलती हुई ट्रेन से गिरने पर किसी व्यक्ति की मौत या किसी व्यक्ति के हाथ पैर कटे होने की घटना बहुत ही दुखद घटना होती है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूं एक्चुअल में होता क्या है। बोलता है कि जब भी कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है, कोई भी व्यक्ति जो रहता है वो चलती हुई बस से क्या करता है, बोलता है बेटा उतरता है। जब कोई व्यक्ति चलती हुई बस से उतरता है तो वह बस की दिशा में गिर जाता है। जिस दिशा में बस गति करती रहती है उस दिशा में क्या हो जाता है, गिर जाता है। ठीक है, क्यों गिरता है और ना गिरे इसके लिए क्या करना होगा, ये दोनों चीजें मैं आप सभी को बताने वाला हूं। देखिए एक्चुअल में होता क्या चीज है बेटा। जैसे ही कोई व्यक्ति बस से नीचे गिरता है, बस कौन सी पोजीशन पर है, बस गति की अवस्था में है, और चलते हुए बस से जैसे ही कोई व्यक्ति गिरता है तो गिर नहीं रहा है, वो जंप कर रहा है, उतरने की कोशिश कर रहा है। तो जैसे ही वो उतरता है, जंप करता है, जंप करते ही वो अपने पैरों को क्या कर लेता है बेटा, एक जगह रोक लेता है, स्थिर कर लेता है। उसके पैर जो है वो स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, मगर जो उसके बाकी का शरीर रहता है, कमर के ऊपर का भाग रहता है, वो गति के जड़त्व के कारण गति की अवस्था में ही बना रहता है। क्योंकि जंप करने में मोशन होता है, गति होती है, वो जंप कर रहा है तो क्या होगी बेटा, गति होगी। तो पैर तो उसके क्या आ जाते हैं, स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, मगर कमर के ऊपर का जो हिस्सा रहता है वो गति की अवस्था में ही बना रहता है। कौन सी अवस्था में बना रहता है, वो गति की अवस्था में ही बना रहता है, वो विराम की अवस्था प्राप्त नहीं कर पाता। इसीलिए जो उसका शरीर रहता है, जो गति की अवस्था में रहता है, वो बस या ट्रेन की दिशा में नीचे गिर जाता है। ये दुर्घटनाएं ट्रेन में बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, बात आपको समझ में आई होगी। अब इस दुर्घटना से बचने के लिए करना क्या चाहिए, ठीक है, ऐसा हमारे साथ ना हो, क्योंकि भविष्य में आप बहुत बड़े बड़े शहरों में रहने वाले हैं, बहुत बड़े शहरों में जाने वाले हैं, जहां अधिकांश लोग ट्रेनों से सफर करते हैं, या जिंदगी में कभी ऐसा मौका लग गया कि ट्रेन चल पड़ी और आपको ट्रेन से उतरना पड़ जाए, ट्रेन चल पड़ी और आपको ट्रेन से उतरना पड़ जाए, तो आप कौन सी स्थिति में वहां से उतर सकते हैं, इस चीज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, जैसे ही आप ट्रेन से जंप करते हैं आपको रुकना नहीं है, आपके पैर जो रहते हैं वो स्थिर नहीं होने चाहिए। आपको उस ट्रेन की गति की दिशा में या उस बस की गति की दिशा में कुछ दूरी तक आपको दौड़ना होगा, या उसके साथ क्या करना होगा बेटा, चलना होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप रुके तो आपके पैर आ जाएंगे स्थिर अवस्था में और बाकी का शरीर जो रहेगा वो गति की अवस्था में होने के कारण ट्रेन या बस की गति की दिशा में चला जाएगा। तो उस चीज से हमको बचना है। तो इसको बचने का एकमात्र उपाय यही रहता है कि कुछ दूरी तक आप क्या करें, जिस दिशा में ट्रेन या बस चल रही है उस दिशा में आप दौड़ लगाएं। तो क्या होगा, आपके पूरा का पूरा शरीर फिर से गति की अवस्था में आ जाएगा और धीरे धीरे करके आप बहुत ही सावधानी पूर्वक या सुरक्षा पूर्वक रुक सकते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल भी गति के जड़त्व के अंतर्गत आता है। आगे तीसरे प्रकार में पहुंच गए बेटा, दिशा का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपने एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में क्या होती है, बोलता है असमर्थ होती है, उसकी दिशा का क्या कहा जाता है, जड़त्व कहा जाता है, बोलते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के उस गुण को जिसके कारण वह स्वतः ही अपने एक समान गति की दिशा में परिवर्तन करने में असमर्थ होती है, उसकी दिशा का क्या कहते हैं बेटा, हम जड़त्व कहते हैं। जब कोई बस वृत्तीय पथ पर मुड़ता है तो उसमें बैठा यात्री पथ के केंद्र की बाहर की ओर एक बल का अनुभव
करता है। अब देखिए यहां क्या हो रहा है, दिशा की जड़त्व में हम किसी कार से या बस से, हर जगह में ये चीज होता है, कार से या बस से क्या कर रहे हैं, सफर कर रहे हैं, कहीं अचानक से हमारी जब गाड़ी टर्न लेती है किसी वृत्तीय पथ पर, किसी सर्कुलर पाथ पर, हमारी जो गाड़ी होती है बेटा वो जब टर्न लेती है, जब मुड़ती है, ठीक है, तो क्या होता है, हमारा शरीर कहां गति करते रहता है, एक सरल रेखा में गति करते रहता है, सरल रेखा में गति करते रहता है, और दिशा के जड़त्व के कारण हमारा शरीर गाड़ी के साथ में या कार के साथ में या बस के साथ में मुड़ नहीं पाता, सरल रेखा की ओर ही गति करना चाहता है, और इस कारण से हमको वृत्तीय मार्ग के केंद्र की ओर, मतलब बाहर की ओर झटका लगता है, और हमारा शरीर जो रहता है वो बस के या कार के जो राइट साइड में, आपके राइट हैंड साइड में जो दीवार रहेगी उससे जाकर क्या हो जाता है बेटा, टकरा जाता है। ठीक है, ये अनुभव भी हमको डेली लाइफ में होता है, या कभी भी आप अनुभव करेंगे, एक बार गोपाल सर को जरूर याद कीजिएगा कि गोपाल सर ने हमको ये चीज बताई थी। प्लीज प्लीज आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको देते जाएंगे, तो इस तरीके से आप दिशा का जड़त्व भी अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम पहुंच गए आज का जो हमारा मुख्य टॉपिक है, हमारा जो मुख्य आज का लेक्चर है उस पर। आज हम आपको बताने वाले थे बेटा न्यूटन की गति का प्रथम नियम, मगर मैंने आपको जड़त्व समझा दिया है, और न्यूटन की गति के प्रथम नियम को ही हम जड़त्व का नियम कहते हैं। क्यों कहते हैं वो अभी मैं आगे बताने वाला हूं। सबसे पहले आप सुन लीजिए न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन की गति के प्रथम नियमानुसार बोलता है जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर ही रहेगी, और जो वस्तु गतिमान है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो वही चीज आ गई न्यूटन की गति के नियम में, प्रथम नियम में। आप बोल सकते हैं कि जड़त्व के जो दो प्रथम प्रकार थे, गति का जड़त्व और विराम का जड़त्व, उन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। वही दोनों नियम यहां आपको दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए न्यूटन की गति के प्रथम नियम में बोला जाता है बेटा कि कोई वस्तु अगर स्थिर है तो वह वस्तु स्थिर ही रहेगी, और कोई वस्तु गतिशील है तो वह वस्तु गतिशील ही रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई बाह्य बल उस पर आरोपित ना कराया जाए। तो यह होता है न्यूटन की गति का प्रथम नियम। अब आगे हम देखेंगे कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वह बल की गुणात्मक परिभाषा देता है। बोलता है गुणात्मक मतलब बल का गुण बताता है। न्यूटन के गति का जो प्रथम नियम है वो क्या करता है, बल का गुण बताता है कि एक्चुअल में बल है क्या। क्या बताता है बेटा वो, कि बताता है कि बल है क्या। वो बल की हमको गुणात्मक परिभाषा देता है, किस प्रकार से वह बल की गुणात्मक। तो आपको मालूम होगा बल का गुण क्या है। बल क्या है, बल बोलते हैं वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है, परिवर्तन कर देता है, या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। किस प्रकार से, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो उसे वह गतिशील कर देता है, और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह उसको क्या कर देता है, स्थिर कर देता है। छोटा सा एग्जांपल आप ले सकते हैं, एक फुटबॉल है, मैदान में रखा हुआ फुटबॉल है, फुटबॉल स्थिर अवस्था में है। जब आप उसको किक करेंगे तो वो स्थिर अवस्था से कौन सी अवस्था में आ जाएगा, गति की अवस्था में आ जाएगा। या फिर आप एग्जांपल ले सकते हैं साइकिल का। साइकिल में जब हम पैडल चलाते हैं, पैडल पर बल लगाते हैं तो वो गति की अवस्था में आ जाता है, और जैसे ही हम ब्रेक लगाते हैं, फिर से बल लगाया, ठीक है, बल लगाया, ब्रेक के रूप में हमने बल लगाया, तो वह स्थिर अवस्था में आ जाता है। तो इसी को बोलते हैं बल का गुण। बल दो काम करता है वस्तु कि किसमें, गति से विराम में ले आता है और विराम से गति में ले आता है। और ये दोनों की दोनों चीजें हमने न्यूटन की गति के प्रथम में नियम में हमने देखा है। हमने अभी आपको बताया बेटा कि न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है वो होता है जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। जो वस्तु गति की अवस्था में है वो वस्तु गति की अवस्था में ही रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये बल जो है वह क्या करता है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है बल की गुणात्मक परिभाषा देता है कि बल का गुण होता है कि वह वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करता है, मतलब गति से क्या करता है, स्थिर, और स्थिर से गति की अवस्था में लेकर आता है। ओके, बात आपको समझ में आ रही होगी। मैं थोड़ा सा बोलता हूं फास्ट, आदत है, शुरू से बड़े बच्चों को पढ़ाया है 11th 12th के, इसलिए थोड़ी सी स्पीड रहती है। ठीक है, चलिए कोशिश करूंगा और धीरे होने की। आप कमेंट में जरूर बताइए, जो चीजें आपको अच्छी लग रही, नहीं लग रही है तब भी बताइए। ओके, चलिए न्यूटन
का गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। न्यूटन की गति का कौन सा नियम बोलता है बेटा? प्रथम नियम या जड़त्व का नियम। तो न्यूटन की गति का प्रथम नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं? प्रथम नियम या जड़त्व को परिभाषित करता है क्यों? तो देखिए यहां हमने लिखा है बेटा, फिर से एक बार देखेंगे। न्यूटन की गति का प्रथम नियम, जो वस्तु स्थिर है वह स्थिर रहेगी, जो वस्तु गतिमान है उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यह बोलता है कौन सा नियम? न्यूटन की गति का प्रथम नियम। और जड़त्व क्या बोलता है बेटा? कि जब तक किसी वस्तु में जड़त्व क्या होता है? किसी वस्तु का वह गुण होता है, उसके अंदर या अंतर्निहित वह गुण होता है जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था अथवा गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकता। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो यही चीजें कहां आ रही है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम में। तो हम बोल सकते हैं कि यह नियम बतलाता है कि प्रत्येक वस्तु स्वतः ही अपनी विरामावस्था अथवा एक समान गति की अवस्था में परिवर्तन करने में असमर्थ होता है। इसे ही वस्तु का क्या कहते हैं बेटा? हम जड़त्व कहते हैं। यही कारण है कि न्यूटन की गति के प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। ओके, तो आज का जो हमारा क्लास था वो पूरा का पूरा क्लास था न्यूटन की गति के नियम और जड़त्व के नियम पर। बहुत सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। बुक्स में आप पढ़िए, बुक्स रीडिंग करना बहुत जरूरी है बेटा। आप अलग अलग प्रकाशन के, अलग अलग राइटर्स के आप बुक लीजिए, रीड कीजिए। बहुत सारे बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। अगर आप हमको बोलेंगे तो हम भी आपको सलाह देंगे कि कौन से बुक्स आपको रीड करने चाहिए, कौन से बुक्स आपके भविष्य में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छे होंगे। और सारी की सारी चीजें, बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारे क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझाते रहेंगे। आज के क्लास के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, अपने दोस्तों को बताएंगे और अधिक से अधिक संख्या में चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे। और आपको क्या पढ़ना है, कौन सा टॉपिक चाहिए, ये भी आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। कोई भी टॉपिक जो आपको लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि सर आप इसको हमको फिर से नए अंदाज में, नए तरीके से बताइए, तो प्लीज आप कमेंट करके वो टॉपिक का नाम बताएंगे। ओके, और चैनल सब्सक्राइब करते रहेंगे, वो कभी भूलेंगे नहीं। लाइक कीजिए वीडियो, कमेंट कीजिए, जो भी अच्छा लगे वो हमको आप बताएंगे। कोई सुझाव देना चाहेंगे तो उसके लिए भी आपका स्वागत है। ओके बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे हम न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ, और भी बहुत सारी बातें करेंगे आपके साथ। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मैं गोपाल सर। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में।